सुप्रीम कोर्ट के जज के घर में नोटों का कमरा मिला। कमरा बोला है, कामरा मत सुनिएगा। लेकिन उसके बाद से बहस तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट के जज ने चिट्ठी लिख करके जब इस बात का खुलासा किया कि यह कमरा न तो उनके घर का हिस्सा है और वो खुला कमरा है जिसमें नोट थी या नहीं थी ये उन्हें पता भी नहीं था, लेकिन उसकी वीडियो बनती है, उस पे आग लगने की वीडियो आती है। सुप्रीम कोर्ट के जज लोग कोलिजियम सिस्टम बिठा करके ये निर्णय लेते हैं कि उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजा जाएगा। वहां अचानक से एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है। वकील और बार एसोसिएशन मिलकर के इस बात का विरोध करती है और सवाल धीरे धीरे कोलिजियम सिस्टम तक पहुंच जाता है। देश के संसद में कोलिजियम सिस्टम पर लेकर के बहस हो गई। टेलीविजन चैनल रोज कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ बहस करने लगे और सरकार ने अचानक से कुछ कदम उठाने की कोशिश शुरू कर दी कि क्या कोलिजियम सिस्टम को हटा देना चाहिए। इस पूरे प्रकरण पर बड़ा ठहराव के साथ, गहराई के साथ बात होनी जरूरी है। बीते दिनों जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लग जाने और पुलिस को इस बात की सूचना दिए जाने कि उनके घर में नोटों से भरा हुआ एक कमरा मिला है और उस समय जस्टिस वर्मा दिल्ली में नहीं थे, अपने घर पर नहीं थे। यहां से पूरे देश में आग की तरह यह खबर फैल गई। कोई भी सुनेगा तो यही सोचेगा कि ये जज का पैसा रहा होगा, जज ने कैश में इतना पैसा लिया होगा और जाने कितने फैसले उसने पैसे लेकर कर दिए होंगे और तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे कि पूरे देश की न्यायिक प्रक्रिया कितनी खराब है। स्वाभाविक है कि देश में जो चीजें सार्वजनिक हों यह सवाल उठना लाजमी है और उसके बाद खुल करके इस पे बहस होने लगी, चर्चा भी हुई। हमें भी ये लगेगा कि जज अगर कमरे में पैसा रखता है तो ये कमरे का पैसा उसी का होगा और जज साहब लगता है पैसे लेकर के ही फैसला करते होंगे। कोलिजियम सिस्टम बैठता है, कोई भी फैसला लिया जाता है। अभी आखिरी में मैं अभी बताऊंगा कि कोलिजियम सिस्टम होता क्या है और इस पर पहले भी क्या सवाल उठाए जाते रहे। और उस कोलिजियम ने जांच करने के लिए कमेटी गठित कर दी। पहला निर्णय लिया गया कि उन्हें वापस अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया जाए। दूसरा निर्णय कि जांच कमेटी बिठाई जाएगी, इस पर जांच होगी। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने हंगामा कर दिया और उन्होंने कहा कि हम ये आने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के ऊपर गंभीर सवाल उठाते हुए वहां के बार एसोसिएशन के मेंबरान सीधे कोलिजियम सिस्टम तक चले गए। उन्होंने कहा कि वो सबसे ऊपर नहीं हो सकते कि वो कोई भी फैसला ले लें और उस पर हम बात नहीं करेंगे। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो राज्यसभा में सभापति, उपराष्ट्रपति वो भी यही चिंता जाहिर करते हुए कोलिजियम सिस्टम पर अलग से एक मीटिंग बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई चुने हुए प्रतिनिधि अगर देश चलाएंगे तो सरकार के हाथ में यह होना चाहिए कि जज कौन होगा। पहले भी ऐसा रहा है, लेकिन जजों ने कैसे कोलिजियम सिस्टम बनाया अभी आखिरी में उसकी बात करता हूं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर मीडिया और सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार, इन सब की अति सक्रियता ने एक चिंता पैदा कर दी है। एक तरफ महुआ मोइत्रा इसी चिंता को सदन में खड़े होकर कल बोलती हैं। विपक्ष का यह संदेह है कि कहीं सरकार चुनाव आयोग या बाकी लोकतांत्रिक संस्थाओं को जब अपने कब्जे में कर चुकी है तो वो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी अपने कब्जे में ले लेगी। तो क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि न्यायपालिका भी चुनाव आयोग या बाकी संस्थाओं की तरह हो जाएंगे जिन पर गंभीर सवाल खड़े किए जाते हैं। सवाल इस बात के लिए खड़े किए जाते हैं कि सरकार जो चाहती है वो इन आयोगों से करवाती है। कहीं ऐसा न हो कि न्यायपालिका भी सरकार के इसी तरह से गिरफ्त में आ जाए, इस बात का संदेह लोग पैदा कर रहे हैं। और यह संदेह तब गहराता है जब जस्टिस वर्मा अपनी चिट्ठी लिखते हैं। जस्टिस वर्मा अपनी चिट्ठी में लिखकर एक खुलासा कर रहे हैं कि जब वो घर पे थे तो उस कमरे में न तो कोई ताला, न कोई सामान और न कोई ऐसी चीज रखी थी। वो कमरा उनके मुख्य घर का हिस्सा भी नहीं है। वो कमरा और उनके घर के बीच एक दीवार है। उस कमरे पर कोई ताला भी नहीं लगता। कोई भी आना जाना चाहे तो उस कमरे में आ जा सकता है। फिर जस्टिस वर्मा जब नहीं है
तब उनके घर में आग लगी और पुलिस ने इस बात का प्रमाण दिया कि उस कमरे में नोटें भरी हुई हैं। जस्टिस वर्मा एक सवाल पूछते हैं कि अगर कोई नोट रखना चाहेगा तो वो ऐसे कमरे में क्यों रखेगा जो मुख्य घर का हिस्सा भी ना हो, दीवार के बाहर हो, उस पर कोई ताला ना हो, उसमें खुला हो, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है। और वो गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोनों चीजें पब्लिक डोमेन में रख दी गई, जस्टिस वर्मा का भी लेटर और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का फैसला कि अब हम जांच करेंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने यह भी कहा कि वो कोर्ट में जाकर अपना काम अभी नहीं करेंगे, काम पर रोक दिया जाए लेकिन जांच की जाए। जस्टिस वर्मा की चिट्ठी इस बात की तरफ संदेह पैदा करती है कि न तो उनके परिवार वालों को बताया गया कि वो नोट वहां मिली है, न उनकी वीडियोग्राफी हुई, न नोट के समय उनका कोई सबूत मिलता है। पुलिस बाद में बताती है कि इनके इस कमरे से नोटों का बंडल मिला है और पूरा कमरा नोटों से भरा हुआ है, नोटें जली हैं, अधजली हैं। उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अभी इस बात की पड़ताल होनी बाकी है, इसलिए इस बात का फैसला भी नहीं किया जा सकता कि जस्टिस वर्मा सच बोल रहे हैं या नहीं। जांच हो, लेकिन अगर जांच पुलिस ही करेगी तो पुलिस क्यों यह बात बताएगी कि हमने उस समय उनके परिवार वालों को क्यों नहीं दिखाया, नोटों का बंडल की कोई और वीडियो बनाई कि नहीं बनाई, जब हम पहुंचे तो आग लगी थी उस समय क्या हो रहा था, पुलिस कितनी नोटें ले गई, कहां हैं वो नोटें, उनकी संख्या कितनी थी, उनकी कीमत कितनी थी। जांच होगा तो पता चलेगा, लेकिन जांच कब होगी और कौन करेगा इस बात में भी गहरा संदेह है। लेकिन मीडिया इस पूरे प्रकरण पर इस तरह से आ गई कि कॉलेजियम सिस्टम से बैठे जजों ने सही फैसला नहीं किया और कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठ गया। और यह पहली बार नहीं है कि सरकार कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के सजग है। भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकारें पहले भी इस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सवाल उठाती रही हैं। 90 के दशक के बाद में कॉलेजियम सिस्टम बना, लेकिन सन 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया आयोग ने कॉलेजियम की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की सिफारिश की थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा चुना जाने वाला एक व्यक्ति शामिल होगा। और उसके बाद साल 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा में NJAC विधेयक को पारित कर दिया, लेकिन 1 साल के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुमत के फैसले में कहा, ऐसी वैकल्पिक प्रक्रिया को स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है जो उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका की प्राथमिकता सुनिश्चित नहीं करता है। और यह सब सवाल उठने लगा कि कॉलेजियम गलत है। हालांकि यह भी सवाल इस देश में दलित, पिछड़े, बहुजन एक्टिविस्ट उठाते रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के चलते चंद परिवारों के लोग ही बार बार जज बनते हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी उतने पर्याप्त तादाद में कॉलेजियम सिस्टम के रहने के चलते जज नहीं बन पाए, जो एक बहुत गंभीर सवाल है। इस देश का बहुजन समाज लगातार यह सवाल करता है कि कॉलेजियम सिस्टम ने उन लोगों को पर्याप्त अवसर नहीं दिए, क्योंकि न्यायपालिका में आरक्षण है नहीं। इसलिए अपवाद होता है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जो लोग प्रमोट होकर के जज बनते चले जा रहे हैं, वो एक नेटवर्क के तहत, वो अपने पर्सनल रिलेशन के तहत लगातार एक ही तबके के लोग जजों की कुर्सी तक पहुंच जा रहे हैं और विविधता नहीं है। इस बात ने कॉलेजियम सिस्टम की गहरी आलोचना की। और अभी तो एक कॉमेडियन की 45 मिनट की कॉमेडी सरकार को इतनी भारी पड़ गई कि वो अपनी आलोचना भी सुन नहीं पा रही। उसी कॉमेडियन कुणाल कामरा ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट पर अपनी मजाकिया व्यंग्यात्मक टिप्पणी में उसे ब्राह्मण बनिया कोर्ट तक कह दिया था कि द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज अ ब्राह्मण बनिया आर्बिट्रेशन सेंटर। इस पे कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालेगा, पर क्या वो 3 जज की बेंच बिठा पाएगा जिसमें ब्राह्मण बनिया ना हो? तो अगर ये मैं कह भी दूं तो ऐसी बेंच बैठने में ही 20 साल निकल जाएंगे। आपको याद है ये ब्राह्मण बनिया टर्म कहां से आया? देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया इस देश में सबसे बड़ी लड़ाई ब्राह्मण बनिया गठजोड़ के खिलाफ ही मानते थे। पढ़िएगा उनकी किताब हिंदू बनाम हिंदू।
तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है कि जब उससे कोई सवाल पूछता है तो उस पर कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देती है। लेकिन बात इसकी भी हो कि सुप्रीम कोर्ट पर भी खुल करके विचार तो होना चाहिए कि वहां सबकी भागीदारी क्यों नहीं है, सब तबके के जज क्यों नहीं है, और कहीं इसकी वजह कोलेजियम तो नहीं। लेकिन कोलेजियम सिस्टम बना कैसे, इस बात को जरा गौर से समझें। इंडियन एक्सप्रेस ने चंद रोज पहले अपनी एक खबर में कोलेजियम सिस्टम के बारे में बताया। अखबार लिखता है कि यह वह प्रणाली है जिसके द्वारा भारत में उच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है। हालांकि यह संविधान या संसद द्वारा प्रख्यापित किसी विशिष्ट कानून में निहित नहीं है, लेकिन यह पिछले कुछ वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है, जिन्हें लोकप्रिय रूप से न्यायाधीशों के मामले के रूप में जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं तथा उसमें उस समय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। अपने स्वभाव के मुताबिक कॉलेजियम की संरचना बदलती रहती है तथा इसके सदस्य केवल उस समय तक ही कार्य करते हैं जब तक वे सेवानिवृत्त होने से पहले बेंच पर वरिष्ठता के अपने पद पर बने रहते हैं। अखबार आगे इस बात की पड़ताल करके बताता है कि कॉलेजियम सिस्टम काम कैसे करता है। कॉलेजियम सिस्टम सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम करता है। इसी तरह उच्च न्यायालय कॉलेजियम भी अपने अपने उच्च न्यायालयों के लिए ऐसा करते हैं और उनकी सिफारिशों को सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यह सिफारिशें सरकार तक पहुंचती हैं, जिसकी भूमिका इस प्रक्रिया में अनुशंसित व्यक्तियों के बारे में IB की जांच करने तक सीमित है, जबकि सरकार आपत्तियां उठा सकती है और कॉलेजियम की पसंद के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकती है। लेकिन संविधान पीठ के निर्णय के तहत यह बाध्य है कि अगर कॉलेजियम उसी बात को दोहराता है तो नामों को मंजूरी देना पड़ेगा। अब यह है कॉलेजियम सिस्टम। ऐसा नहीं है कि यह बहुत निर्विवाद रहा है, इस पर लगातार सवाल उठाए जाते रहे कि फिर इसमें चुने हुए प्रतिनिधियों की भूमिका क्या होगी। इससे तो जजों का अपना एक नेक्सस बन गया, वो अपने लोगों को प्रमोट करेंगे और वो अपने ही तरह के खाके में काम करते हैं। कब मिलेंगे, क्या निर्णय देंगे, कैसे काम करते हैं, इसमें किसी का दखल नहीं। इसकी आलोचना इस बात के लिए होती है। लेकिन सरकार जो करना चाह रही है, इससे भी संदेह पैदा होता है कि अचानक आपने पूरे कॉलेजियम सिस्टम पर बहस खड़ी कर दी और अगर कॉलेजियम सिस्टम खत्म किया जाएगा तो सरकार हावी हो जाएगी। और आपको याद रखना चाहिए, इस देश के बहुत अहम पद, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, चाहे वो ED CBI से लेकर के तमाम बड़े लोगों की नियुक्ति, उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। मोदी सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिसमें से नेता प्रतिपक्ष के साथ बाकी लोगों को बदलकर सरकार की तरफ से 2 व्यक्ति कर दिया और 1 नेता प्रतिपक्ष। कोई निर्णय लेना हुआ तो 2-1 से हमेशा सरकार जो चाहेगी वो निर्णय ले लेगी। कहीं कॉलेजियम को भी उसी दिशा में ले जाकर के जो मौजूदा समस्या है, इसके निदान के नाम पर इससे गंभीर समस्या न पैदा कर दे। जस्टिस वर्मा अपनी चिट्ठी लिखते हुए यह कह रहे हैं कि यह साजिश का अंग हो सकता है, लेकिन अचानक से वीडियो आना, इतनी नोट आना, उसके बाद इस पर इतनी बड़ी बहस खड़ी कर जाना कि पूरा का पूरा इलाहाबाद बार एसोसिएशन इसके खिलाफ आंदोलन कर गया। मीडिया में रोज इस पर चर्चा हो रही है और सरकार ने संसद सत्र के बीच में ही विशेष बैठक बुला लिया कि कॉलेजियम का क्या किया जाए। यह सब कुछ इस तरफ इशारा कर रहा है कि मामला इतना ही सामान्य नहीं जितना हम और आप समझ रहे हैं। क्या इस देश में इसके पहले ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और RSS से जुड़े हुए लोग अपने मन मुताबिक काम न किए हों? क्या इस देश में 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? क्या इस देश के पिछले 10 साल के इतिहास में भी ऐसा नहीं हुआ क्या कि कोई अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिनों में देश की राजनीति को बदल देने वाले बड़े बड़े फैसले ले और रिटायर होते ही या तो उससे बड़े किसी संस्थान का प्रमुख बना दिया जाए
या तो किसी बड़े संस्थान का प्रमुख बना दिया गया या राज्यसभा की शपथ लेकर के राज्यसभा चला गया। क्या इस देश में यह नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पर प्रधानमंत्री दोनों अपने पद पर रहते हुए गणेश पूजा करने पहुंच गए? क्या इस देश में इस पर सवाल नहीं पूछे गए कि देश के प्रधानमंत्री के साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इतना करीबी रिश्ता क्या उनके फैसलों को प्रभावित नहीं कर देता होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नहीं कहा कि जब मैं इतना बड़ा फैसला राम मंदिर का करने जा रहा था तो मैं भगवान को याद कर रहा था? क्या ये फैसले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर संदेह पैदा नहीं करते? 7 फरवरी 2023 के डेक्कन हेराल्ड की खबर के मुताबिक मद्रास हाई कोर्ट की जज विक्टोरिया गौरी ने खुलेआम अपने बीजेपी और आरएसएस के जुड़ाव पर गर्व महसूस किया। मई 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट से रिटायर होने वाले जज चित्तरंजन दास इतना कुछ खुलकर बोल चुके हैं कि उन्हें गर्व है कि वो आरएसएस के व्यक्ति रहे और रिटायर होने के बाद अगर आरएसएस बुलाता है तो वो चले जाएंगे। इससे फिर किसी को कोई दिक्कत क्यों नहीं हुई? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व जज रोहित आर्या रिटायर होने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं, फिर दिक्कत क्यों नहीं हुई? इस देश में ब्यूरोक्रेट, पत्रकार, जज ये बहुत बड़े पद होते हैं, लेकिन क्या इस देश में पहले ऐसा नहीं हुआ कि वो रिटायर होते ही डीजीपी तक लोग सीधे बीजेपी ज्वाइन कर लें? वकील, ब्यूरोक्रेट और बहुत बड़े पुलिस अधिकारी बीजेपी ज्वाइन कर लें, जज बीजेपी ज्वाइन कर लें, फिर उन्होंने सर्विस के समय बायस्ड होने का काम नहीं किया होगा, यह कौन जानता है? इससे लेकर के कॉलेजियम का रिश्ता क्या बनता है? मैं फिर से कहना चाहता हूं, इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी लगातार इस देश में आंदोलन करता है और उसका बौद्धिक समाज यह मांग कर रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म किया जाए। लेकिन उसके मांग के पीछे यह तर्क है कि कॉलेजियम सिस्टम और आरक्षण की व्यवस्था न होने के चलते इस देश की न्यायपालिकाओं में देश के 90% कमेरा, दलित, पिछड़े, आदिवासी कहीं जज ही नहीं बन पा रहे। अपवाद के नाम पर थोड़े से लोग पहुंचते हैं और जहां सबसे बड़ा देश चलाने का काम होता है वहां इस देश के 90% आबादी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए दलित, पिछड़े, आदिवासी मांग करते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो, न्यायिक प्रक्रिया हो और चुन करके परीक्षा के जरिए निष्पक्ष तरीके से सबको जज बनने का मौका मिले। लेकिन इस देश के बुद्धिजीवी, दलित, पिछड़े, आदिवासी इस खतरे को भी समझेंगे कि कॉलेजियम खत्म करके कहीं न्यायपालिका का हश्र सरकारें वही न कर दें जो बाकी लोकतांत्रिक संस्थाओं की कही हुई। इसलिए इस पूरे प्रकरण की गंभीर जांच होना जरूरी है। फिर एक सवाल यह भी तो बन जाएगा कि जांच करेगा कौन, कितनी गंभीर करेगा, कितनी तटस्थ करेगा और कितना न्यायप्रिय करेगा? सब बिक रहे हैं तो जमीर किसका जिंदा है? और सब अगर बिक ही जाएंगे, सब उनके गुलाम ही हो जाएंगे तो फिर बोलेगा कौन? जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन की बटन दबाइएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या ट्विटर पर, एक्स पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे किसी और जरूरी मसले के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।